नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो सर्विलियंस रिफॉर्म से संबंधित ये दो आर्टिकल्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे। और एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रीन एनर्जी पर फोकस से संबंधित। वैसे एक और आर्टिकल जिसको हमें कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस करना चाहिए, जो हम आने वाले दिनों में शामिल करेंगे, वो है इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट। एक तरफ देखो जहां कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चल रहा है एक डैम को लेके, और दूसरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच भी विवाद चल रहा है कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने को लेके। तो ये इशू हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्रीन एनर्जी पर फोकस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है कोविड-19 की महामारी की वजह से देश की जो इकोनॉमी श्रिंक हुई वो एकदम से फिर से रिकवर होगी, यानी रिकवरी जो होगी इकोनॉमी की वो वी शेप में होगी। ये पॉइंट आप मान लीजिए जब पूरे देश में लॉकडाउन्स लगे हुए थे। तो राइटर एक चीज ये सजेस्ट करते हैं, ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर सकती है सरकार, और इसके लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जा सकता है, स्पेशल तरह के इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं ताकि हमारे देश में ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा प्रोडक्शन हो। देखो, ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचेगा। काफ़ी सारी इंडिया ने कमिटमेंट्स की हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत। उन कमिटमेंट्स को इंडिया फुलफिल कर सकता है अगर इंडिया ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करता है। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा सरकार सपोर्ट करें तो देखो ग्रीन एनर्जी सस्ती है तो इससे कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से ग्रीन एनर्जी महंगी हो जाती है। थोड़ा सा सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे ना तो ग्रीन एनर्जी कॉम्पिटिटिव है, सस्ती है, तो कंज्यूमर्स अगर उनको खरीदेंगे तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलेगी। ये टाइप्स ऑफ ग्रीन एनर्जी हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोगैस एंड बायोमास। जैसे देखो एग्जांपल दिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अभी हमारे देश में मार्केट में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल हैं। अगर कोई परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकता है, और सस्ते भी हैं, लेकिन फिर भी कम बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना ज़्यादा हमारे देश में। अब मान लो घर से चार्ज करके निकले, दिल्ली से जाना है चंडीगढ़, अब पूरा रास्ता तो निकालेगा नहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरा चार्ज हुआ है, बीच में चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर देखो बीच में चार्जिंग की व्यवस्था हो, जैसे ढाबों पर या फिर फिक्स चार्जिंग पॉइंट्स हों जगह जगह पर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा चलें, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से ज़्यादा अभी फ़िलहाल बिक नहीं रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि सरकार चार्जिंग स्टेशंस पर इन्वेस्टमेंट करे ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री हमारे देश में ज़्यादा हो। अगर देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री ज़्यादा होगी तो इस सेक्टर में जॉब्स भी तो जनरेट होंगी ना, जॉब्स जनरेट होंगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी इस सेक्टर में, तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा इस सेक्टर का इकोनॉमी में ज़्यादा। नेक्स्ट इशू ग्रीन एनर्जी से संबंधित ये आता है, जगह जगह पर देखो गांव में जैसे सोलर पैनल्स तो इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं बड़े स्केल पर, लेकिन उनको मेन ग्रिड से कनेक्ट करना ये एक बड़ी दिक्कत है। दूसरा, इंडिपेंडेंटली मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो भी गई, ग्रीन एनर्जी जनरेट हो गई, तो उनको स्टोर करने के लिए बैटरी चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। बैटरी के बिना देखो दिक्कत ये भी आती है, जैसे सोलर एनर्जी है, दिन में तो सोलर एनर्जी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर बैटरी सॉल्यूशन नहीं है, स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, तो रात को कैसे काम चलेगा? रात को तो सोलर एनर्जी जनरेट होती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट फैक्टर। देखो मैंने ये कहा था कि अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे तो ग्रीन एनर्जी सस्ती है, लेकिन सरकार ने प्रॉपर ध्यान दिया नहीं है, इसलिए ग्रीन एनर्जी कॉम्पिटिटिव नहीं है एज कंपेरिजन टू कन्वेंशनल सोर्सेज। ध्यान देना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा R&D हो। जैसे देखो चाइना में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा सस्ती है एज़ कंपेरिजन टू इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में सोलर पैनल्स जो हैं हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मेन ग्रिड से इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता,
और ट्रांसमिशन लाइंस में लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से सोलर एनर्जी इंडिया में एक्सपेंसिव है। तो सरकार अगर इन फैक्टर्स पे ध्यान देना, तब जाके जो ग्रीन एनर्जी है वो सस्ती होगी। तो इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, करना क्या चाहिए। कुछ अच्छे सजेशंस हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देखो आपको पता है हर साल सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि किसान जो हैं राइस क्रॉप के रेजिड्यूज जलाते हैं। लेकिन अगर देखो इन रेजिड्यूज को यानी क्रॉप वेस्ट को प्रोक्योर किया जाए अच्छे खासे दाम पर, तो किसान फिर उनको जलाएंगे नहीं, उनको बेच देंगे। फिर आपके मन में आया होगा, करेंगे क्या क्रॉप रेजिड्यूज का? जो ये राइस क्रॉप के रेजिड्यूज है ना, बचा हुआ कचरा है, इसको ब्रिकेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ब्रिकेट्स होता क्या है? ये देखो एक प्रकार से ब्लॉक होता है कोल डस्ट का या फिर पीट का, जिसको कंप्रेस कर दिया जाता है और एक ईंट की शक्ल दे दी जाती है। तो ये जो ब्रिकेट्स हैं, जो कोल डस्ट का या फिर पीट का एक ब्लॉक होता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है थर्मल पावर स्टेशंस में कोल की जगह पर। एनटीपीसी ने ऑलरेडी सक्सेसफुली ये करके दिखाया है। तो और भी जगहों पर इस प्रकार से क्रॉप रेजिड्यूज को ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करके उसे एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। और कॉस्ट भी उतनी ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोल इस्तेमाल करोगे तो सस्ता पड़ेगा। ये जो ब्रिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो भी उतना ही सस्ता पड़ेगा। इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए राइटर सजेस्ट करते हैं, देखो इसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की एंट्री होनी चाहिए। चलो हो सकता है मान लिया कि सरकार किसानों से इतने बड़े स्केल पर क्रॉप वेस्ट ना प्रोक्योर कर सके, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज दिया जाए कि वो जगह जगह पे जाके इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करें, क्रॉप वेस्ट को प्रोक्योर करें और उन्हें ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करके फिर एनटीपीसी या फिर दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं उनको बेच दें। अगर देखो इस प्रकार से प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होगी तो फिर क्रॉप वेस्ट को ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की आवश्यकता होगी, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। और यही तो हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो। जब देखो ये सारी चीज़ें होंगी, इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी तो इंप्रूव होगी ना। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन दिया जाता है, जैसे देखो सिटीज़ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, अभी भी सभी सिटीज़ में इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल जो बॉडीज़ हैं उनका कहना है हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इलेक्ट्रिक बसेस परचेज कर सकें। तो इसके लिए वो लोन ले लें, लोकल बॉडीज़ लोन ले लें इलेक्ट्रिक बसेस परचेज करने के लिए, और सरकार उस लोन की गारंटी ले कि अगर ये लोकल बॉडी लोन नहीं चुका पाई तो इसके बदले में हम लोन चुकाएंगे। यानी गवर्नमेंट गारंटीड जो ये डेट है इसका सारा लिया जा सकता है इलेक्ट्रिक बसेस को परचेज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है नीड फॉर ए नेशनल प्रोग्राम फॉर बिल्डिंग चार्जिंग स्टेशंस। चार्जिंग स्टेशंस की कमी है, तो जैसे देखो सरकार ने वेरियस मिशंस चला रखे हैं, नेशनल सोलर मिशन, उसी प्रकार से ऐसा ही कोई प्रोग्राम चला दे सरकार, नेशनल प्रोग्राम फॉर बिल्डिंग चार्जिंग स्टेशंस। ये समय की आवश्यकता है और इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड डेट का सहारा लिया जा सकता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर चार्जिंग स्टेशन से इस्टेब्लिश करना चाहती है उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा बैंकों से लोन लिया जा सकता है और इसकी गारंटी ले सेंट्रल गवर्नमेंट, लोन की गारंटी। तो ऐसे मिलके अगर काम करेंगे तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर सकते हैं चार्जिंग स्टेशन से संबंधित। नेक्स्ट सजेशन सोलर पावर से संबंधित है। देखो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, उनको एनकरेज किया जाए कि वो रूरल एरिया से सोलर पावर परचेज करें। हमारा टारगेट ये है 2030 से पहले हमें 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी तैयार करनी है। हमारे देश में देखो 6 लाख गांव हैं, हर एक गांव से 1 मेगावाट भी सोलर एनर्जी अगर प्रोड्यूस होती है तो कितनी हो गई? 600 गीगावाट। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कन्वर्टिंग काउ डंग इनटू बायोगैस। देखो आज के समय में हमारे देश में ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, ज़्यादातर घरों में एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए। लेकिन पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। पहले गाय के या फिर भैंस के गोबर से उपले बनाकर उनको जलाया जाता था बहुत से लोगों के द्वारा खाना बनाने के लिए।
अब तो गाय का जो गोबर है किसी काम का नहीं रहा, लेकिन गाय के और भैंस के गोबर को इकट्ठा करके विलेज लेवल पे प्लांट बना के उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन देखो, इसके लिए सरकार को थोड़े प्रयास करने होंगे कि विलेज लेवल पे प्लांट इस्टाब्लिश हो गोबर को बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए, और इस बायोगैस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो उसको परचेज भी किया जाए अच्छे खासे दाम पर, तब जाके ये जो पूरी प्रोसेस है वो इंसेंटिवाइज होगी और हर गांव में थोड़ी बहुत इनकम भी जनरेट होगी। शुरू में देखो इस पर कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है, बट हमारे देश में गांव देखो, कैटल देखो कितनी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कैटल पूरे वर्ल्ड में हमारे देश में ही है। मतलब कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। इसका सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए और नेशनल सोलर मिशन की तरह इसके लिए भी एक स्पेशल नेशनल लेवल पे मिशन लॉन्च करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्रीन एनर्जी से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल सर्विलियंस रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट तो देखो आपको पता है, पेगासस स्पाईवेयर की सहायता से आरोप लगे हैं सरकार पे कि सरकार ने काफ़ी सारे जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स, सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज और काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ की स्नूपिंग करवाई यानी जासूसी करवाई फ़ोन हैक करके। तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में ना जाते हुए हम वो डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राइटर कहते हैं देखो, सरकार का ये कहना है जो भी सर्विलेंस इंडिया में होती है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होती है, और उसके लिए कौन कौन से एक्ट्स हैं हमने डिस्कस भी किए थे। ये 3 एक्ट्स हैं, सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 419A ऑफ टेलीग्राफ रूल्स और रूल्स अंडर सेक्शन 69 एंड 69B ऑफ आईटी एक्ट। इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग सर्विलेंस की जा सकती है किसी भी पर्सन की हमारे देश में। बट देखो दिक्कत ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पास्ट में जिनसे पता लगता है कि सर्विलियंस का गलत इस्तेमाल होता है, मिसयूज़ होता है, बट फिर भी आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की गई है। कभी आज तक सज़ा नहीं हुई है किसी को कि हाँ गलत ढंग से सर्विलियंस किया किसी दूसरे पर्सन को। जैसे देखो 2009 में यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार के दौरान सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्होंने नीरा राडिया को इनका फ़ोन टैप करवाया था। सीबीडीटी को ये लगता था कि नीरा राडिया फॉरेन स्पाई है, विदेशी जासूस है। 300 दिनों तक सर्विलियंस इनका चलता रहा, लेकिन इन पर आरोप तय नहीं हुए, केस नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब साफ तौर पर बड़े पदों पर बैठे जो लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने इनकी जासूसी करवाई, इनका फ़ोन टैप करवाया। 2012 का एग्जाम्पल है, हिमाचल प्रदेश में जब नई गवर्नमेंट बनी तो नई गवर्नमेंट ने पुलिस एजेंसीज पर रेड करवाई और रेड में क्या मिला, लाखों फ़ोन कन्वर्सेशंस मिली, हज़ारों लोगों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स की फ़ोन कन्वर्सेशन, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की फ़ोन कन्वर्सेशन, इवन डीजीपी की भी फ़ोन कन्वर्सेशन मिली। मतलब इन हज़ारों लोगों का फ़ोन टैप हो रहा था गलत ढंग से, कानून के खिलाफ जाके। क्या कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गुजरात का एग्जाम्पल है। हमारे जो अभी होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन पर भी पहले आरोप लग चुका है गलत ढंग से जासूसी करवाने का। केस नहीं चला क्योंकि जिसकी जासूसी करवाई जा रही थी उनके फैमिली मेंबर्स ने कोर्ट में जाके कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, इसलिए इस केस को फर्दर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया। एसआर ग्रुप है, एसआर ग्रुप तो प्राइवेट ग्रुप है, इनके द्वारा भी इलीगल सर्विलेंस करवाई गई। के पॉल जो पहले मेघालय के गवर्नर थे, इन्होंने कहा कि देखो कुछ लोग जिनके लिंक होते हैं पुलिस के साथ में या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में, तो ये अमीर लोग या फिर पावरफुल लोग पुलिस का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी कॉम्पिटिटर का फ़ोन टैप करवाने के लिए। तो सोच के देखो, इवन कोई पावरफुल पर्सन है वो भी अपने कॉम्पिटिटर का फ़ोन टैप करवाता है। ऐसी भी खबरें आई हैं। क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो देखो रूल जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस है, अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। और क्या होता है अगर गलत ढंग से सर्विलेंस होता है, तो हमने एक पावरफुल आर्टिकल कल डिस्कस किया था। सर्विलेंस के अगेंस्ट काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। देखो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट को बताया कि
फ़ोन टैप करने की जो पावर है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत, ये 9 सेंट्रल एजेंसीज को हैं और सभी स्टेट्स एंड दिल्ली के डीजीपी को हैं। 2018 में सरकार ने फिर से दोहराया कि आईटी एक्ट सेक्शन 69A के तहत 9 सेंट्रल एजेंसीज को और 1 स्टेट एजेंसी को पावर है कोई भी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने की। लेकिन आज तक देखो ये क्लियर नहीं है कि कौन सी ये एजेंसीज हैं। आरटीआई कहती है 22 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जिनको आरटीआई से एग्जम्पशन प्राप्त है। जबकि दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के अकॉर्डिंग 4 एजेंसीज ऐसी हैं जिनके एम्प्लॉइज़ को फुल सिविल लिबर्टीज़ नहीं मिलती, उनकी सिविल लिबर्टीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये नहीं पता कि कौन सी ये एजेंसीज हैं जिनके पास सर्विलेंस की पावर्स हैं। काफ़ी सारे दूसरे प्रोग्राम भी है सर्विलेंस के लिए, जैसे CMS, TCIS, नेत्रा, CCTNS, इनके थ्रू भी सर्विलेंस होती है। जबकि देखो 2017 में KS पुट्टास्वामी जजमेंट आई थी, तो उन्होंने कहा था प्राइवेसी तभी वायलेट की जा सकती है जब 3 टेस्ट पे प्राइवेसी वायलेशन खरा उतरता हो। सबसे पहला कि रिस्ट्रिक्शन जो है, प्राइवेसी पर रिस्ट्रिक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हो। लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अलावा ज़्यादातर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ना हमारे देश में, वो तो पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई हैं, कानून के थ्रू नहीं बनाई गई हैं, सरकार ने ऑर्डर्स पास करके उन एजेंसीज को बनाया है। दूसरा टेस्ट कौन सा वेरीफाई होना जरूरी है? एक तो देखो कोई अल्टरनेटिव मौजूद ना हो बिल्कुल भी राइट टू प्राइवेसी वायलेट करने का, तो जाके थोड़ा सा राइट टू प्राइवेसी वायलेट करो और जितनी आवश्यकता है उसी प्रोपोर्शन में करो। तीसरा, जब देखो लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, तभी ये जो राइट टू प्राइवेसी है उसे वायलेट करो। तो मतलब 3 टेस्ट पे अगर खरा उतरता है तभी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। बट देखो दिक्कत हमारे देश में ये है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती। 2010 में उस समय के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनका लेजिस्लेटिव बेसिस होना चाहिए, यानी प्रॉपर एक्ट के थ्रू उन्हें इस्टेब्लिश किया जाए, सरकार के ऑर्डर से नहीं। और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी उन पर नज़र रखे, उनकी ओवरसाइट जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज की वो पार्लियामेंट की कमेटी के पास होनी चाहिए। 2011 में कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी अपने एक नोट में कहा था CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये जो लोगों के फ़ोन टैप करती है ना, इनके पास पावर है, ये 1975 के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट हैं। उसके बाद उसी साल मनीष तिवारी जो MP थे, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। उस बिल में प्रोविज़न ये था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाए, लेकिन बिल लैप्स हो गया, पास नहीं हो, उसका प्राइवेट मेंबर बिल था। 2013 में IDSA जो कि एक थिंक टैंक है, इस थिंक टैंक ने भी कहा था कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, यानी उन्हें एक एक्ट के अंडर लाने की आवश्यकता है ताकि वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और स्क्रूटनी के अंतर्गत काम कर सकें। 2018 में श्री कृष्णा कमेटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन, इन्होंने भी नोट किया था ज़्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत उन्हें नहीं इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिनसे पता लगता है कि सर्विलियंस सरकार के द्वारा करवाई गई, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं था सर्विलियंस से। तो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है इंडिया में। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम समराइज करें, इंटेलिजेंस गैदरिंग देखो प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल करके, प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस एजेंसीज को पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के तहत लाया जाए। और जब भी देखो सर्विलियंस हो, ये ध्यान रखा जाए कि रूल ऑफ लॉ वायलेट ना हो और देश के सिटीजन्स की जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए एजेंसीज के द्वारा जब भी सर्विलियंस की जाए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया सर्विलियंस रिफॉर्म्स से संबंधित। हमारी आज के डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।